हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। उत्तराखंड बोर्ड क्लास 10th मैथमेटिक्स की परीक्षा तैयारी पार्ट 3 में आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे आपकी गणित विषय की परीक्षा तैयारी में पार्ट 7 निर्देशांक ज्यामिति और पार्ट 8 त्रिकोणमिति के बहुविकल्पीय और अति लघुत्तरीय प्रश्नों के हल। स्टूडेंट्स, आपकी परीक्षा बहुत नजदीक है और आपको कम से कम समय में अधिक से अधिक तैयारी करनी है। तो आपकी इस तैयारी के लिए मैं 2 वीडियो पहले ही अपलोड कर चुका हूं और जिनका विवरण इस आई बटन पर दिखाया गया है। तो अगर आपने ये वीडियो नहीं देखे हैं अभी तक तो आप इन वीडियोस को देख सकते हैं। और अब हम पढ़ते हैं निर्देशांक ज्यामिति के ऐसे प्रश्नों को जिनका उत्तर एक लाइन में लिखा जाता है और अगर आपने अच्छी प्रैक्टिस की है तो अपनी परीक्षा में 5 सेकंड से भी कम समय में आप इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, निर्देशांक ज्यामिति का एक डिटेल्ड कोर्स मैंने 3 वीडियोस में आपके लिए अपलोड कर रखा है और आपने उसे देखा है। यदि आप निर्देशांक ज्यामिति के प्रश्नों का फिर से रिवीजन करना चाहते हैं तो इस आई बटन पर क्लिक करके आप उन प्रश्नों को पढ़ सकते हैं और फिर से समझ सकते हैं ताकि आप अपनी परीक्षा में किसी प्रकार की गलती न करो। अब बात करते हैं निर्देशांक ज्यामिति के बहुविकल्पीय प्रश्नों की। तो इसके लिए निर्देशांक ज्यामिति के फ्रेम को मैं एक बार फिर से समझा रहा हूं। जो समकोणीय निर्देशांक हैं, एक क्षैतिज रेखा है जिसको एक्स अक्ष कहते हैं और एक ऊर्ध्वाधर रेखा जिसको कहते हैं वाई अक्ष, और ये दोनों रेखाएं जिस बिंदु पर मिलती हैं उस बिंदु को कहते हैं मूल बिंदु और मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0 0। इसी प्रकार से अगर कोई बिंदु इस एक्स अक्ष पर है तो उसके निर्देशांक होंगे x0 यानी उसका y कोऑर्डिनेट 0 होगा, और y अक्ष पर अगर कोई बिंदु होगा तो उसके निर्देशांक होंगे 0y यानी उसका x कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो पहला प्रश्न आपके पास इसी प्रकार से दिया गया है, x अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक होंगे। तो चूंकि x अक्ष के बिंदु के निर्देशांक है x और 0 तो इसका विकल्प A सही हो जाएगा। ठीक है। अगर 0 0 की बात आएगी तो 0 0 निर्देशांक किसके होते हैं? मूल बिंदु के। और 0y की बात आएगी तो 0y होते हैं x अक्ष पर स्थित बिंदु के। और अगर xy निर्देशांक होंगे जहां पर x और y दोनों में से कोई भी 0 नहीं है तो इस तरह के जो निर्देशांक होते हैं उनकी स्थिति होती है चतुर्थांशों में। तो चलिए चतुर्थांशों को भी देख लेते हैं। देखिए, जो समकोणीय निर्देशांक है इसने तल को 4 भागों में काटा है और इसका जो राइट साइड के ऊपर का जो कॉर्नर जो पार्ट है इसको बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश, और इसके दोनों निर्देशांकों के चिन्ह होते हैं धनात्मक। इसी प्रकार से द्वितीय चतुर्थांश में x अक्ष का कोऑर्डिनेट होता है ऋणात्मक जबकि y अक्ष का कोऑर्डिनेट होता है धनात्मक, और इसी प्रकार तृतीय चतुर्थांश में दोनों ऋणात्मक कोऑर्डिनेट होते हैं, और चतुर्थ चतुर्थांश में यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में x अक्ष का कोऑर्डिनेट होता है प्लस और y अक्ष का होता है माइनस। तो प्रश्न है -2 -4 बिंदु किस चतुर्थांश में स्थित होगा? तो निर्देशांक है -2 और -4, तो इस प्रकार से यह होगा, क्योंकि इसमें दोनों निर्देशांक ऋणात्मक है तो यह होगा तृतीय चतुर्थांश में, और इस प्रकार से विकल्प भी सही होगा। बच्चों, उत्तराखंड बोर्ड के द्वारा जो क्वेश्चन बैंक जारी किया गया है उसमें निर्देशांक ज्यामिति वाले पार्ट में 23 से लेकर 28 तक के प्रश्न ऐसे हैं कि जिनका उत्तर आप एक लाइन में लिख सकते हैं। तो वो आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। मैं आपको बता रहा हूं किसी रेखा के मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र लिखिए। तो इसका सूत्र होता है x = x1 + x2/2 और y = y1 + y2/2। अगला प्रश्न है, किसी बिंदु के निर्देशांक 4 0 है तो वह किस अक्ष पर होगा? तो चूंकि x कोऑर्डिनेट में 4 है और y कोऑर्डिनेट 0 है तो यह x अक्ष पर होगा। उसी प्रकार दूसरे बिंदु में x कोऑर्डिनेट 0 है, y कोऑर्डिनेट 3 है तो यह y अक्ष पर होगा। मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं? तो मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0 0, और इसी प्रश्न को ऐसे पूछा जा सकता है कि यदि किसी बिंदु के निर्देशांक 0 0 है तो वह कार्यतल पर कहां स्थित होगा? तो वह कार्यतल पर होगा ओरिजिन यानी मूल बिंदु पर। अब फिर प्रश्न पूछ रहा है कि यदि किसी बिंदु के निर्देशांक -2 और -1 है तो वह किस चतुर्थांश में होगा? तो दोनों फिर ऋणात्मक है तो वह होगा तृतीय चतुर्थांश में। अगला प्रश्न है, बिंदु 2 3 और 4 1 के बीच की दूरी होगी। 2 बिंदु दे रखे हैं, उनके बीच की दूरी निकालनी है। तो आप लगाएंगे दूरी सूत्र, और दूरी सूत्र होता है d = √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। यहाँ पर x1 y1 और x2 y2 क्या है? ये बिंदुओं के निर्देशांक है। तो देखिए यहाँ पर x1 = 2 और y1 = 3 पहले बिंदु के निर्देशांक है, और x2 = 4 और y2 = 1 दूसरे बिंदु के निर्देशांक है। अब इसमें मान रखेंगे तो d = हो जाएगा x1 - x2 यानी 2 ऋण 4 का वर्ग और y1 - y2 यानी 3 ऋण 1 का वर्ग। तो इस प्रकार से अगर हम देखेंगे तो 2 में से आगे आके ऋण 2 आता है, 3 में से आगे 2 आता है तो दोनों का वर्ग लग गया। और अब देखेंगे तो वर्गमूल ऋण 2 का वर्ग 4 और धन 2 का वर्ग भी होता है 4, तो d की वैल्यू हो गई वर्गमूल 8।
लेकिन विकल्प में कहीं वर्गमूल 8 नहीं है, तो वर्गमूल 8 को हमें इस तरह से लिखना है कि इसका एक फैक्टर पूर्ण वर्ग संख्या हो जाए, तो हो जाएगा 8 को लिखेंगे हम 4 गुणा 2, तो 4 पहले 4 पूर्ण वर्ग संख्या है, इसलिए हम वर्गमूल के बाहर ले सकते हैं, यानी वर्गमूल का 4 हम ले सकते हैं 2, तो डी की वैल्यू हो जाएगी 2 और वर्गमूल में बच जाएगा केवल 2 वर्गमूल 2 यूनिट। और इस प्रकार से अगर आप देखेंगे विकल्प ए सही विकल्प है, 2 वर्गमूल 2 यूनिट। अगला प्रश्न है, यदि बिंदु 4P व 1 0 के बीच की दूरी 5 मात्रक है तो P का मान होगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 2 बिंदु दे रखे हैं, उनके बीच की दूरी दे रखी है, लेकिन पहले बिंदु का एक निर्देशांक नहीं दिया हुआ है, तो फिर दूरी सूत्र लगाएंगे आप, तो दूरी सूत्र वही है। और यहाँ पर आप देखिए x1 बराबर 4 और y1 बराबर है P, x2 बराबर 1 और y2 बराबर है 0, सूत्र में मान रखेंगे, और d बराबर दे रखा है 5, तो अब आप सूत्र में मान रखेंगे तो 5 बराबर हो जाएगा 4 का वर्गमूल 4 1 का वर्ग प्लस p माइनस 0 का वर्ग। तो फिर से अब आप वर्गमूल यहाँ से हटाएंगे तो दोनों तरफ वर्ग करना पड़ेगा, तो यहाँ 5 का वर्ग हो जाएगा 25, यहाँ से वर्गमूल हट जाएगा, और जो बाकी बच जाएगा होगा 4 में से 1 घटाया 3 का वर्ग और p में से 0 घटाया यानी p का वर्ग। तो अगर आप वर्ग करते हैं तो 25 बराबर 3 का वर्ग 9 प्लस p स्क्वायर, और p स्क्वायर होगा 25, 9 को आप ट्रांसपोज कर लेंगे तो p स्क्वायर बराबर होगा 25 माइनस 9 या p स्क्वायर बराबर 16, और p स्क्वायर बराबर 16 होगा तो p की वैल्यू होगी प्लस माइनस 4, क्योंकि 16 का वर्गमूल धन 4 भी होता है और ऋण 4 भी होता है। तो यहाँ पर आपका जो सही विकल्प हो जाएगा वो होगा विकल्प ए। तो यहाँ पर क्या होता है कि जैसे p स्क्वायर बराबर 16 है तो आप p का मान ले लेते हैं 4, आपकी प्रैक्टिस इस तरह से होती है कि 16 का वर्गमूल आप सिर्फ 4 लिखते हैं, और जल्दीबाजी में आप, क्योंकि यहाँ पर विकल्प 4 भी है, आपने जल्दीबाजी पर बी में टिक कर दिया तो आपके प्रश्न का जवाब हो सकता है गलत, या आपने सिर्फ ऋण 4 पे टिक किया तब भी जवाब गलत माना जाएगा। तो इसलिए ध्यान रखें, जब भी किसी संख्या का वर्गमूल निकालते हैं तो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों मान लिखने चाहिए, और इस प्रकार से इसका विकल्प ये होगा, इसका विकल्प होगा प्लस माइनस 4। अगला प्रश्न है, यदि a 2 2 b माइनस 4 और c 5 माइनस 8 किसी त्रिभुज के शीर्ष के संग है तो c से खींची गई माध्यिका की लंबाई होगी। देखिए यहाँ पर एक त्रिभुज दे रखा है और उसके तीनों शीर्ष दे रखे हैं। देखिए शीर्ष ए है 2 2, b है माइनस 4 और 4, और c है 5 और माइनस 8। ठीक है, अब आपसे पूछा गया है कि इसकी माध्यिका की लंबाई निकालनी है जो कि पॉइंट सी से खींची गई है। तो माध्यिका का मतलब है कि अगर शीर्ष सी से आप माध्यिका खींच रहे हैं तो सामने वाली भुजा जो है ए बी, इसके ये मध्य बिंदु को पर मिले। तो इस प्रकार से ये सी डी अगर इसकी माध्यिका है तो डी भुजा ए बी का मध्य बिंदु हो जाएगा। तो आपको अगर सी डी की लंबाई निकालनी है तो बिंदु डी के निशान का आपको पता होना चाहिए, और बिंदु डी क्या है, रेखा ए बी के का मिड पॉइंट है, तो आप यहां से निकाल लेंगे। मिड पॉइंट का सूत्र आपको पता है, एक्स के निशान होते हैं x1 प्लस x2, तो यहाँ x1 की जगह है 2 और x2 की जगह है -4, तो ये जाएगा 2 माइनस 4 अपॉन 2, और y की जगह होता है y1 प्लस y2 यानी 2 प्लस 4 और बाई 2। तो देखो अब x की वैल्यू जाएगी 2 माइनस 4 यानी -2 अपॉन 2, तो फिर से -1, और y की वैल्यू जाएगी 2 प्लस 4 यानी 6 अपॉन 2 यानी 3। तो इस प्रकार से आप देखेंगे जो पॉइंट डी था इसके निशांक xy थे, तो इसके निशांक को हम लिख सकते हैं -1 और 3। और अब आपको CD की लंबाई निकालनी है तो C और D के बीच की दूरी निकालनी है। तो दूरी सूत्र से यहाँ पर x1 अगर आप -1 ले रहे हैं और x2 5 ले रहे हैं तो सूत्र हो जाएगा वर्गमूल -1 और -5 का होल स्क्वायर, और फिर प्लस दूसरे ब्रैकेट में 3 माइनस y2 है -8 तो -8 का स्क्वायर। अब यहाँ देखिए -1 और -5 तो हो जाएगा -6, वर्गमूल के अंदर लिखेंगे, और 3 माइनस -8 तो 3 प्लस 8 हो जाएगा ये, और 3 प्लस 8 का होता है 11, तो 11 का स्क्वायर। अब आप डी की वैल्यू निकालेंगे, 6 का वर्ग 36, 11 का वर्ग 121, तो इस प्रकार से डी हो जाएगा वर्गमूल 157। तो स्टूडेंट्स अगर आप यहाँ पर विकल्प देख रहे हैं प्रश्न में तो वर्गमूल 157 कहीं भी नहीं है, तो इस तरह के प्रश्नों में आप विकल्प लिख देंगे उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो माध्यिका है उसकी लंबाई हो गई CD बराबर वर्गमूल 157 यूनिट, तो यही आपका सही विकल्प है। तो निर्देशांक ज्यामिति से यहाँ पर इतने ही प्रश्न मैं कर रहा हूं। अगर आपको और अधिक प्रश्न देखने हैं तो निर्देशांक ज्यामिति के तीनों वीडियोस का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, और एंड स्क्रीन में मैंने एक प्ले लिस्ट लगा रखी है जहां पर हाई स्कूल मैथमेटिक्स के नाम से एक प्ले लिस्ट है, और उस प्ले लिस्ट को क्लिक करने से आप जिस वीडियो को भी चाहें उसको देख सकते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं त्रिकोणमिति के प्रश्नों को। पाठ 8 है त्रिकोणमिति का परिचय, और यहाँ पर त्रिकोणमिति की बेसिक जानकारी और कुछ फंडामेंटल्स
बताए जाते हैं और उन्हीं के आधार पर प्रश्न पूछे जाते हैं स्टूडेंट्स। तो इस पार्ट से आपके पास 1 नंबर का भी प्रश्न आता है, 2 नंबर में प्रश्न आता है और 3 नंबर में भी प्रश्न आता है। तो यहाँ पर मैं ऐसे प्रश्न बताऊंगा जो 1 और 2 नंबर में आते हैं, तो आप उनको जल्दी से समझ जाएंगे। और अगले वीडियो में मैं फिर 3 नंबर के लिए प्रश्न लाऊंगा और 6 नंबर का प्रश्न आपके पास आता है त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग वाले पार्ट से, यानी हाइट एंड डिस्टेंस से। और उस पार्ट की तैयारी मैंने अच्छे से करवा रखी है आपको एक वीडियो में। उस वीडियो को आप देखेंगे, उसका आई बटन यहाँ पर आ गया है और लिंक भी मैंने उसका दे दिया है डिस्क्रिप्शन में। तो आप उस वीडियो को देखेंगे तो ऊंचाई और दूरी से आप 6 नंबर के प्रश्न को आसानी से हल कर लेंगे। तो अभी फिलहाल बढ़ते हैं। प्रश्न है आपके पास 15 cot a बराबर 8, तो साइन ए तथा सेक ए का मान ज्ञात करना है। तो स्टूडेंट्स, इसके लिए आप सबसे पहले समझेंगे कि जो त्रिकोणमिति हम पढ़ रहे हैं, साइन, कॉस, टेन, जो भी ये त्रिकोणमितिक अनुपात हैं, ये उनकी भुजाओं के साथ अनुपातों को व्यक्त करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल है ए बी सी और जिसका एंगल भी 90 डिग्री है। तो कोण ए के लिए अगर हम अनुपात निकालेंगे तो जिस कोण के लिए आप अनुपात निकाल रहे हैं उसके सामने वाली भुजा को कहते हैं उसका लंब, या अंग्रेजी में बोलेंगे इसको परपेंडिकुलर। ठीक है, अगर हम कोण ए की बात कर रहे हैं तो लंब हो गया BC, और जब हम कोण C की बात करेंगे तो लंब हो जाएगा AB। तो अभी हम फिलहाल कोण A की बात कर रहे हैं तो इसके लिए हो जाएगा लंब, और लंब जिस भुजा के साथ समकोण बना रहा है उस भुजा को कहते हैं हम आधार। और समकोण के ठीक सामने वाली जो भुजा होती है उसको बोलते हैं कर्ण, या अंग्रेजी में बोलते हैं इसको हाइपोटेन्यूज। अब आपके पास इन भुजाओं में, इन तीनों भुजाओं में से 2-2 करके अनुपात लेने हैं। अगर आप लंब और आधार का अनुपात लेंगे तो आपके पास एक अनुपात आ जाएगा, लंब और कर्ण का अनुपात लेंगे तो दूसरा आ जाएगा, और कर्ण और आधार का लेंगे तो तीसरा अनुपात आ जाएगा, और इसी प्रकार इनको उल्टे कर देंगे तो 3 अनुपात और आ जाएंगे। तो इस प्रकार से आपके पास कुल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं। तो उनको हम कैसे पढ़ते हैं? अगर हम साइन ए बोल रहे हैं, इस एंगल का साइन ले रहे हैं, तो हम साइन ए को बोलते हैं P अपॉन H, जहां पर P क्या है? परपेंडिकुलर यानी लंब, और H क्या है? हाइपोटेन्यूज। तो साइन, इस कोण के लिए साइन A का मान हो जाएगा लंब बटे कर्ण। अगर हम आधार और कर्ण का अनुपात लेते हैं तो ये हो जाएगा कॉस A, यानी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज B अपॉन H। और लंब तथा आधार का अनुपात लेते हैं तो ये हो जाएगा tan A, तो tan A को हम लिखते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इस प्रकार से हम पढ़ते हैं साइन A बराबर P अपॉन H, कॉस A बराबर B अपॉन H, और tan A बराबर P अपॉन B। और बच्चों, इसको याद करने का बड़ा आसान सा तरीका है, इसको हम बोलते हैं PBP, पंडित बद्री प्रसाद, और ऑब्लिक में आ जाएगा HHB या हर हर बोले। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। और ये अनुपात किसके हैं? इसको हम बोल सकते हैं सोना चांदी तोले। तो इस प्रकार से अगर हम S को देखेंगे तो P अपॉन H, C को देखेंगे तो D अपॉन H, और T को बोलेंगे तो P अपॉन B। तो ये यही मंत्र है जो मैंने भी अपने टीचर्स से पढ़ा था, और मैं इसी मंत्र को अपने स्टूडेंट्स को भी बताता हूं। तो ये हो गया पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। तो इस प्रकार से साइन के लिए P अपॉन H, या परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, या लंब बटे कर्ण। और इसी प्रकार cos थीटा की बात करेंगे तो cos थीटा इक्वल टू हो जाएगा B अपॉन H, या बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, या आधार बटे कर्ण। और tan थीटा होगा P अपॉन B, या परपेंडिकुलर अपॉन बेस, या लंब बटे आधार। ठीक है, और अगर आपको परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज और बेस में कुछ दिक्कत है तो आप इसी सूत्र को इस तरह से पढ़ सकते हैं, साइन कॉस और टी तो ये हैं, और ये हो गया लाल और काका, L अपॉन के, A अपॉन के और L अपॉन E। लंब बटे कर्ण साइन के लिए, आधार बटे कर्ण कोस के लिए, और लंब बटे आधार टेन के लिए। और अब आप एक चीज और जानते हैं कि इनके व्युत्क्रम होते हैं बाकी तीन। अगर इन तीनों अनुपातों का आप उल्टा कर देंगे तो उनके व्युत्क्रम हो जाएंगे, यानी कि अगर लंब अपॉन कर्ण का उल्टा कर देंगे, यानी कर्ण अपॉन लंब कर देंगे तो साइन का उल्टा हो जाएगा। तो साइन का उल्टे को बोलेंगे हम कॉसेक ए, यानी साइन ए की वैल्यू थी P अपॉन H, तो कॉसेक ए की वैल्यू जाएगी साइन ए का उल्टा यानी H अपॉन P। इसी प्रकार कॉस ए की वैल्यू थी B अपॉन H, तो कॉस का उल्टा होता है सेक ए की वैल्यू हो जाएगी H अपॉन B, यानी हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। और tan A की वैल्यू थी P अपॉन B, तो उसका उल्टा हो जाएगा कॉट, और उसको हम बोलेंगे B अपॉन P, यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर, आधार बटे लंब। तो इस प्रकार से साइन कॉस टेन, और साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक,
और tan का उल्टा cot, इनको आप लिख लेंगे अनुपातों में। ये बेसिक चीजें हैं, ये आपको याद होनी चाहिए। अब हम प्रश्न दे रखा हमारे पास 15 cot a बराबर 8, तो यहां से हो जाएगा आपके पास cot a बराबर 8/15। अब cot a बराबर 8/15 हो गया, तो आप जानते हैं cot a बराबर होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी आधार बटे लंब। तो यहां पर हम देखेंगे कि बेस अपॉन बी अपॉन पी यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो गया 8/15, तो इसका मतलब जो बेस है उसको हम लिख देंगे 8 और जो परपेंडिकुलर है उसको लिख देंगे हम 15। ठीक है, तो आप समकोण त्रिभुज की दो भुजाएं आपको मिल गई 8 और 15। तो तीसरी भुजा निकालनी है आपने, तो आप लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो कर्ण का वर्ग क्या है, h² = b² + p², या h² हो जाएगा यहाँ पर 8 का वर्ग धन 15 का वर्ग, या h² बराबर हो जाएगा 8 का वर्ग 64 और 15 का वर्ग 225, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो h² हो जाएगा 289। और अगर आपको h निकालना है तो 289 का स्क्वायर रूट निकाल लेंगे, तो h = √289, या h की वैल्यू जाएगी 17। 17 का वर्ग होता है 289, तो 289 का वर्गमूल हो जाएगा 17। तो इस प्रकार से हमारे पास तीसरी भुजा कर्ण मिल गई 17। और अब आपको जो अनुपात निकालना है वो है sin a और sec a। sin a के लिए लिखेंगे आप p/h, ठीक है, और तो sin a को p/h लिखेंगे, तो इस प्रकार से आपके पास sin की वैल्यू जाएगी, p क्या है 15 और h का है 17, तो sin a बराबर हो गया 15/17। और दूसरा मान है sec a, तो sec a के लिए यहां पर लिखेंगे आप h/b, यानी हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, और हाइपोटेन्यूज है 17 और बेस है 8, तो sec a की वैल्यू हो जाएगी 17/8। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है cos की पावर 4a माइनस sin की पावर 4a का मान होगा, और ये विकल्प दिए गए हैं। तो cos की पावर 4 ये देखेंगे, ये है a² माइनस b² टाइप का फॉर्मूला। तो cos की पावर 4 थीटा माइनस sin की पावर 4 थीटा को हम क्या लिखते हैं, cos स्क्वायर का स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर का स्क्वायर, तो ये जाएगा a² माइनस b²। तो a² माइनस b² का फॉर्मूला होगा, क्या होता है, एक ब्रैकेट में a + b और एक ब्रैकेट में माइनस b। तो इसको लिख देंगे cos स्क्वायर थीटा का स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर थीटा का स्क्वायर को लिख देंगे एक कोष्ठक में cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, और दूसरे कोष्ठक में cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। अब बच्चों यहाँ पर आप देखेंगे cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा आ गया, तो ये त्रिकोणमितीय समसमय का है, और cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1। तो इस प्रकार से हम अगले स्टेप में इसको 1 लिख देंगे, तो हमारे पास हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा और इंटू 1। और आप देखेंगे cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, तो फिर इसी को हम अप्लाई करेंगे, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा को अप्लाई करेंगे, तो जो sin स्क्वायर थीटा है इसकी जगह हमने लिख दिया 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो sin स्क्वायर थीटा की जगह लिख दिया 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, कोष्ठक के बाद माइनस साइन है तो हम इसको खोलेंगे तो हम लिखेंगे cos स्क्वायर थीटा और -1 और cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा प्लस का। तो अभी हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा यानी 2 cos स्क्वायर थीटा और -1। तो 2 cos स्क्वायर थीटा -1 हो गया। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि 2 cos स्क्वायर थीटा -1 और इसके लिए विकल्प बी सही है। स्टूडेंट्स यहाँ पर cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा का डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है। कहीं पर cos, अगर आपके पास cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा है तो उसकी वैल्यू हो जाती है 1, लेकिन अगर cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा है तो उसकी वैल्यू लिखते हैं हम 2 cos स्क्वायर थीटा -1। या दूसरा मान भी हो सकता है, यहाँ पर आपने sin स्क्वायर को तोड़ा था 1 माइनस cos स्क्वायर में, अगर आप cos स्क्वायर को तोड़ते हैं 1 माइनस sin स्क्वायर में तो आप क्या लिखेंगे, देखिए cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा था, cos स्क्वायर की जगह लिख दिया 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा और माइनस sin स्क्वायर थीटा यहाँ पहले से ही है, तो अब हम लिख सकते हैं इसको 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। तो होता कि यहाँ पर ये विकल्प भी दिया गया होता, लेकिन वो विकल्प नहीं है, जो विकल्प है वो ये है। तो कई बार फिर ये वाला विकल्प दिया जा सकता है। तो cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा की दो वैल्यू हो गई, या तो 2 cos स्क्वायर थीटा -1 हो गया या 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। cosec 60 का मान पूछ रखा है आपको, तो cosec 60 के मान के लिए कुछ विशिष्ट त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान आपको दिए होते हैं, और इसमें आपको साइन के मान अगर पता चल गए तो आप cos, tan, sec, cosec और cot सब के मान पता कर सकते हैं। तो देखिए क्या है साइन के मान, एक टेबल दे रखी है, थीटा की वैल्यू दे रखी है और साइन थीटा का मान निकालना है। तो साइन 0 की वैल्यू होती है 0, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2 और साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 और साइन 90 की वैल्यू होती है 1। तो अभी आपने पढ़ा था कि जो साइन का उल्टा होगा वो होगा कॉसेक। तो यानी कि अगर इसको रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये कॉसेक की वैल्यू हो जाएगी, यानी
साइन थीटा की जगह अगर आप कॉसेक थीटा लिखेंगे तो कॉसेक 0 की वैल्यू जाएगी साइन 0 का उल्टा यानी 1/0, तो 1/0 अनडिफाइंड होता है तो उसको हम लिख देंगे अपरिभाषित। और कॉसेक 30 की वैल्यू करेंगे तो 2/1 हो जाएगा। कॉसेक 45 की वैल्यू करेंगे तो √2/1 हो जाएगा। कॉसेक 60 की वैल्यू करेंगे तो 2/√3 हो जाएगा। और कॉसेक 90 की वैल्यू करेंगे तो 1/n यानी 1 ही रहेगा। तो इस प्रकार से अगर आप कॉसेक 60 की वैल्यू निकाल रहे हैं तो साइन 60 की वैल्यू का व्युत्क्रम कर देंगे, तो साइन 60 की वैल्यू है √3/2, तो उसका व्युत्क्रम हो जाएगा 2/√3। और इस प्रकार से हमारे पास विकल्प हो जाएगा सी सही, 2/√3। अगला प्रश्न है यदि थीटा बराबर है 60 डिग्री तो सेक थीटा का मान होगा। तो देखेंगे आप सेक थीटा होता है कॉस का व्युत्क्रम, तो साइन की जैसे हमने साइन की वैल्यू यहाँ पे लिखे वैसे ही कॉस की वैल्यू लिखते हैं और समझते हैं कि इनमें क्या रिलेशन है। देखिए साइन थीटा और कॉस थीटा, तो जो वैल्यू आपने साइन 90 के लिए लिखी है वो वैल्यू हो जाएगी कॉस 0 के लिए, फिर जो साइन 60 के लिए वो हो जाएगी कॉस 30 के लिए, जो साइन 45 के लिए वो कॉस 45 के लिए भी, जो साइन 30 के लिए वो कॉस 60 के लिए। यानी कि साइन थीटा और कॉस थीटा एक दूसरे के पूरक है। साइन 0 का तो कॉस 90 का, साइन 30 का तो कॉस 60 का, साइन 45 का तो कॉस 45 का, दोनों की वैल्यू इक्वल है। तो अब आपको देखना है, देखिए 90 की वैल्यू साइन 90 की वैल्यू 1 है तो वो वैल्यू कॉस 0 के लिए है। साइन 60 की वैल्यू √3/2 है तो वही वैल्यू कॉस 30 के लिए है। और 45 एक दूसरे के पूरक होते हैं तो इसलिए कॉस थीटा और साइन थीटा की वैल्यू दोनों के लिए बराबर हो जाएगी 1/√2 1/√2। तो यहाँ पर प्रश्न है कि यदि थीटा बराबर है 60 डिग्री सेक थीटा का मान निकालना, तो सेक थीटा का मतलब सेक 60 का मान, तो सेक 60 का मान वो होगा जो कॉस 60 का उल्टा है, क्योंकि सेक और कॉस एक दूसरे के व्युत्क्रम है। तो आपने देख लिया कॉस 60 की वैल्यू है 1/2, तो इसीलिए सेक 60 की वैल्यू होगी 2/1 यानी कि 2। तो अब इस प्रश्न में आपका विकल्प ए सही विकल्प है। अगला प्रश्न है 10a इज इक्वल टू कॉट b, सिद्ध करो कि a प्लस b इज इक्वल टू 0। यहाँ पे कैट लिखा हुआ है जबकि स्पेलिंग गलत है, इसको कॉट होना चाहिए COT। यहाँ पर बच्चों मैं आपको समझा दूं, ये प्रश्न में कुछ इस तरह से लिखा गया है। पहली बात तो जब भी आप त्रिकोणमिति अनुपात लिख रहे हैं साइन कॉस टेन कॉट, तो तीनों के तीनों अक्षर स्मॉल लेटर्स में होते हैं। यहाँ पर टी कैपिटल लेटर्स में लिखा हुआ है तो ये गलत है, और यहाँ पे कैट लिखा हुआ वो कॉट होना चाहिए था। तो चाहे आप साइन लिखें कॉस लिखें टेन लिखें कॉट लिखें, तीनों स्मॉल लेटर्स में होने चाहिए। और दूसरी चीज है कि अगर ये खाली टेन लिखा हुआ है टेन बराबर कॉट, तो टेन भी अपने आप में कोई चीज नहीं है, टेन के आगे कोई ना कोई एंगल जरूर लिखा होगा ए बी सी या थीटा, तभी उसकी वैल्यू है टेन थीटा कॉट थीटा। अगर हमने खाली टेन या खाली साइन और खाली कॉस लिख दिया है तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है। वो किस कोण के लिए हम अनुपात निकाल रहे हैं उस कोण का वैल्यू, उस कोण को इंडिकेट करना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर आपको दो कोण देखें, टेन ए का अनुपात और कॉट बी का अनुपात अगर बराबर है तो आपको बताना है कि कोण ए और कोण बी दोनों 90 डिग्री के होंगे, उनका योग, तो कोण ए और कोण बी का योग 90 अंश होगा। तो इसके लिए फिर आपको देखना पड़ेगा, आपके पास वही टेबल है। अब आप टेन थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो जो साइन थीटा की वैल्यू और कॉस थीटा की वैल्यू आपने पिछले टेबल में लिखी थी उनको डिवाइड कर देंगे। तो साइन थीटा अगर 0 की बात करेंगे, साइन 0 का होता है 0 और कॉस 0 का होता है 1, तो टेन 0 का हो जाएगा 0/1 यानी 0। उसी प्रकार टेन 30 के लिए साइन 30 का होता है 1/2 और कॉस 30 का होता है √3/2, तो टेन थीटा का हो जाएगा साइन 30 की वैल्यू को कॉस 30 की वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 1/√2। टेन 45 के लिए साइन 45 का भी 1/√2 होता है, cos 45 का भी 1/√2 होता है, तो tan 45 के लिए हो जाएगा 1/√2 और डिवाइडेड बाय 1/√2 तो वैल्यू हो जाएगी 1। इसी प्रकार tan 60 के लिए √3 और tan 90 हो जाएगा वो अनडिफाइंड, क्योंकि sin 90 की वैल्यू होती है 1 और उसको डिवाइड करना है cos 90 की वैल्यू से यानी 0 से, तो 1/0 और जिसको हम बोलते हैं अपरिभाषित। tan और cot एक दूसरे के व्युत्क्रम भी हैं और एक दूसरे के पूरक भी हैं। तो पूरक व्युत्क्रम का मतलब क्या है कि अगर आप पीछे से लाएंगे तो tan 90 की वैल्यू cot 0 के बराबर, tan 60 की वैल्यू cot 30 के बराबर, tan 45 की वैल्यू cot 45 के बराबर। और व्युत्क्रम देखेंगे तो 0 का उल्टा कर देंगे 1/0 cot के लिए, tan 30 का उल्टा कर देंगे तो cot 30 का मान आ जाएगा, tan 45 का उल्टा कर देंगे cot 45 का मान आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपने 10 के 0 से लेकर 90 की वैल्यू यहाँ लिख दी है और cot में, तो 10 की वैल्यू और cot की वैल्यू में एक चीज है कि वह √3 आता है और 1 आता है। cot 30 के लिए √3, cot 45 के लिए 1 और cot 60 के लिए 1/√3। इसी प्रकार tan 30 के लिए 1/√3, tan 45 के लिए 1 और tan 60 के लिए √3। तो यहाँ पर आप एक चीज देख रहे हैं कि
टेन थीटा की जो वैल्यू है वही वैल्यू कॉट 90 माइनस थीटा की है, पूरा कोण हो गया। अगर टेन 30 की वैल्यू है तो कॉट 90 माइनस 30 यानी कॉट 60 की वैल्यू भी वही है। और इसी को हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि कॉट थीटा की जो वैल्यू है वही वैल्यू टेन 90 माइनस थीटा की है। तो इसी सूत्र को हमने यहाँ अप्लाई करना है। देखिए जो कॉट बी लिखा हुआ है उसको हम लिख देंगे टेन 90 माइनस बी। तो यहाँ पर हमको पता है कि कॉट बी इक्वल टू था टेन 90 माइनस बी। तो इस प्रश्न में टेन ए बराबर कॉट बी था, तो कॉट बी की जगह लिख दिया टेन 90 माइनस बी। और अब दोनों तरफ 10 के अनुपात हो गए तो आप इसको कैंसिल कर सकते हैं, तो आपके पास बचेगा a बराबर 90 माइनस बी। और अब इस b को आप लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे तो ये जाएगा a प्लस बी बराबर 90, और यही हमको सिद्ध करना था। ओके, अब अगला प्रश्न है यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18, जहां 2a एक न्यून कोण हो तो कोण a का मान ज्ञात कीजिए। इस तरह के प्रश्न को भी सेम ऐसे करेंगे आप। tan थीटा इक्वल हो जाएगा cot 90 माइनस थीटा। तो जहां पर tan 2 है वहां पर आप cot 90 माइनस, यहाँ पर हम tan को एलिमिनेट कर रहे हैं, cot में ही इस पद को रख रहे हैं। तो tan 2a की जगह हो जाएगा cot 90 माइनस 2a। tan 2a की जगह हो गया cot 90 माइनस 2a, और cot 90 माइनस 2a के बराबर हो गया cot a माइनस 18। अब दोनों तरफ cot की वैल्यू आ गई तो हो जाएगा 90 डिग्री माइनस 2a इज इक्वल टू a माइनस 18। दोनों तरफ से cot हटा दिया। और अब अगर आप इसको खोलेंगे तो 90 माइनस इस 2a को अगर आप राइट हैंड साइड में लाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, और 18 को लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा। तो आप लिख सकते हैं 90 डिग्री प्लस 18 डिग्री इज इक्वल टू a प्लस 2a, या a प्लस 2a 3a इज इक्वल टू 90 प्लस 80 18 108। तो 3a इज इक्वल टू 108, तो a इज इक्वल टू 108 अपॉन 3, यानी a की वैल्यू हो जाएगी 36 डिग्री। और चूंकि a एक न्यून कोण है और वो निकल गया a की वैल्यू 36 डिग्री। तो इस तरह से हम पूरा कोणों का प्रयोग करके इस प्रश्न को भी हल कर सकते हैं। आगे एक प्रश्न इस तरह से बहुत बार परीक्षा में आता है, दिखाइए tan 48 डिग्री, tan 23, tan 42 डिग्री और tan 67 डिग्री इक्वल टू 1। देखो यहाँ पर 4 अनुपात दे रखे 10 में। तो अब आप पूरा कोण देखें तो 48 का पूरा कोण है 42 और 23 का पूरा कोण है 67। तो आप tan 48 और tan 23 को तो रहने देंगे, 42 और tan 60 हम 48 और tan 3 के टर्म में लिखेंगे तो ये पूरा कोण लिखेंगे, कॉट के बन जाएंगे। देखिए कैसे, tan 48 into tan 23 थी, और tan 42 को आपने लिख दिया tan 90 माइनस 48, भैया इसकी जगह 90 माइनस 48 लिख दिया, और tan 67 की जगह लिख दिया 90 माइनस 48। सॉरी यहाँ पर 23 आना चाहिए था, 90 माइनस 23 डिग्री। ठीक है, तो आप लिखेंगे tan 48 इंटू tan 23 था, और tan 90 माइनस 48 की जगह हो जाएगा cot 48, tan 90 माइनस थीटा की जगह cot थीटा, और tan 90 माइनस 23 की जगह cot 23 डिग्री। ठीक है, अब आगे देखेंगे तो tan 48 इंटू tan 23 था, और cot 10 का व्युत्क्रम होता है तो cot 48 को 1 अपॉन tan 48 लिख दिया, और cot 23 को 1 अपॉन tan 23 लिख दिया। अब क्या देख रहे हैं आप, देखिए यहाँ tan 48 अंश में है, यहाँ tan 48 माइनस में ये कट गया, और यहाँ tan 23 अंश में है और यहाँ tan 23 माइनस में है। तो अब आपके पास ओवरऑल जो आंसर बचा है वो है 1। तो आपने ये सिद्ध कर दिया। अगला प्रश्न है cosec 31 डिग्री माइनस sec 59 डिग्री का मान ज्ञात करो। तो देखिए जैसे हमने पूरा कोणों में tan और cot का बताया था, उसी तरह से sin और cos भी पूरा कोण होते हैं। sin थीटा की जगह cos 90 माइनस थीटा ले सकते हैं, और cos थीटा की जगह sin 90 माइनस थीटा ले सकते हैं। और तीसरा युग्म होता है पूरा कोणों का, वो होता है sec और cosec का। sec थीटा बराबर cosec 90 माइनस थीटा, और cosec थीटा बराबर sec 90 माइनस थीटा। तो देखो यहाँ पर ये 31 है या 59 है, या तो आप sec को cosec बना लो या आप cosec को sec बना लो। तो जब 31 को लिखेंगे आप तो इसको 90 माइनस 59 लिखेंगे, और अगर 59 को लिखेंगे तो 90 माइनस 31 लिखेंगे। तो देखेंगे हमने यहाँ पर इस sec 59 को cosec में कन्वर्ट करना है, तो आप 59 को लिखेंगे 90 माइनस 31 पहले स्टेप में, cosec 31 को तो 0 को उतार दिया, और sec 59 को लिख दिया sec की जगह sec और 59 की जगह 90 माइनस 31। अब आप sec 90 माइनस 31 की जगह ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, sec 90 माइनस 31 की जगह cosec थीटा और थीटा की जगह 31 है, तो हम लिख देंगे अगले स्टेप में ये cosec 31 तो अपनी जगह सही है, और ये cosec 31 कहां से आया, sec 90 माइनस 31 से, तो ये हो गया cosec 31 माइनस cosec 31, और आपका फाइनल उत्तर हो जाएगा 0। तो आप लिखते हैं cosec 31 माइनस sec 59 डिग्री इक्वल टू हो गया 0। स्टूडेंट्स अगला प्रश्न है यदि cos 3 थीटा इक्वल टू है 1 तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो यहां पर देखिए वो दे रखा 2 cos 3 थीटा इक्वल टू 1।
तो cos थीटा को जो है 1/2, और अगर आप cos के टर्म में लिखेंगे तो 1/2 किसकी वैल्यू होती है, cos 60 की। तो आप लिख सकते हैं cos 3 थीटा इक्वल टू cos 60, cos 3 थीटा इक्वल टू cos 60, और दोनों तरफ cos इनको हटा देंगे तो 3 थीटा इक्वल टू 60, और अगर आपको थीटा की वैल्यू निकालनी है तो थीटा इक्वल टू 60/3 या थीटा इक्वल टू 20, और अगर विकल्प को चयन करना है आपने तो सही विकल्प हो गया आपका विकल्प बी। अगला प्रश्न आपको सिद्ध करना है sin 60 की वैल्यू 2 tan 30 डिग्री और डिवाइडेड 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री, और ये होता है √3/2। तो sin 60 डिग्री की वैल्यू तो आपको पता ही है √3/2 होता है। अब आपको निकालना है 2 tan 30 प्लस 1 + tan स्क्वायर 30 की वैल्यू। तो आप जानते हैं tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, तो अब आपको 2 tan 30 अपॉन 1 + tan स्क्वायर 30 की वैल्यू निकालनी है। तो 2 tan 30 का मतलब क्या 2 × 1/√3, तो 2/√3 हो गया, और 1 + tan स्क्वायर 30 का मतलब क्या 1 + tan 30 का स्क्वायर यानी 1/√3 का स्क्वायर, तो 1/3। अब यहां देखेंगे इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 × 3 और में 1 जोड़ देंगे 4, तो 4/3। तो आप लिखते हैं इसको 2/√3 और डिवाइडेड बाय 4/3। आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, अंश में लाएंगे तो व्युत्क्रम हो जाएगा 3/4, तो हम लिख सकते हैं इसको 2/√3 गुणा गए 3/4। और अब आप इसको और सिंपल करेंगे तो 1/√3, और यहाँ 3 को आप वर्गमूल के पदों में लिखें तो 3 गुणा 3, यहाँ 2 से ये 4 कर गया 2 बार, तो आपके पास आ गया 1/√3 और 3 गुणा 3/2, और अब फिर से 1/3 से यहाँ का 1/3 कर गया, तो आपके पास फाइनल आंसर बचा 3/2, और यही हमें सिद्ध करना था। तो अगला प्रश्न है एक त्रिभुज एबीसी के अंतःकोण ए बी और सी है, तो दिखाइए कि cos a + b/2 = sin c/2। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको हिंट दिया है त्रिभुज के अंतःकोण, तो आप जानते हैं कि त्रिभुज के अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है, तो a + b + c = 180। अब यहाँ पर देखेंगे a + b एक तरफ है और c दूसरी तरफ है, तो आप इसको लिख सकते हैं a + b = 180 - c। ठीक है, और इनका आधा भी करना है आपने, a + b का हाफ और c का हाफ करना है, तो अगर आप 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा a + b/2 = 180 - c/2। ठीक है, और अब आप देखेंगे a + b/2, तो 180 का हाफ होता है 90, तो इसको लिख सकते हैं 90 - c/2। अब ये टर्म हो गई a + b/2 = 90 - c/2। अब इनको दोनों तरफ अगर हम cos लेते हैं तो यह हो जाएगा cos a + b/2 = cos 90 - c/2, और cos 90 - c/2 आपके पास पूरा कोणों का सूत्र है कि cos 90 - थीटा बराबर sin थीटा, तो cos 90 - c/2 को लिख सकते हैं आप sin c/2। तो इस प्रकार से देंगे आप cos a + b/2 = हो जाएगा sin c/2, और यही हमें सिद्ध करना था। एक और प्रश्न देख लेते हैं, 50वां प्रश्न है क्वेश्चन बैंक का 1 + tan स्क्वायर a अपॉन 1 + cot स्क्वायर a मान ज्ञात करना है। तो स्टूडेंट्स ये प्रश्न फिर से सर्व समीकरण पर आधारित है, और सर्व समीकरण से एक प्रश्न 3 नंबर का आता है आपके प्रश्न पेपर में, तो उसको मैं अगले वीडियो में बताऊंगा आपको। लेकिन यहाँ पर आप समझ जाइए 3 सर्व समीकरण कौन सी है। पहले तो आपने चर्चा की थी sin स्क्वायर थीटा + cos स्क्वायर थीटा = 1, दूसरी वाली होती है 1 + tan स्क्वायर थीटा = sec स्क्वायर थीटा, और तीसरी होती है 1 + cot स्क्वायर थीटा = cosec स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर ये लास्ट के दोनों सर्व समीकरण का प्रयोग करना है, 1 + tan स्क्वायर थीटा और 1 + cot स्क्वायर थीटा। तो आप क्या लिख देंगे 1 + tan स्क्वायर थीटा = sec स्क्वायर थीटा, 1 + cot स्क्वायर थीटा = cosec स्क्वायर थीटा। अब आप sec और cos को अगर आप कन्वर्ट करते हैं cos और sin में, तो sec स्क्वायर थीटा की जगह 1/cos स्क्वायर थीटा, और cosec स्क्वायर थीटा की जगह 1/sin स्क्वायर थीटा। 4 पद हो गए भिन्नों में, तो आप लास्ट के 2 पदों को व्युत्क्रम करके गुणा भी कर सकते हैं 1/cos स्क्वायर थीटा, और लास्ट के नीचे की जो 2 टर्म थी 1 + sin स्क्वायर थीटा ये भाग में थी, इनको गुणा करके व्युत्क्रम कर दिया, तो हम लिखते sin स्क्वायर थीटा अपॉन 1, और अब ये हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा, तो उसकी वैल्यू होती है tan स्क्वायर थीटा। तो जो पद दिया गया था इसकी वैल्यू हो गई tan स्क्वायर थीटा। सर्व समीकरण का प्रयोग करके किया आपने, या इसको आप डायरेक्ट tan को और cot को एक ही बना करके कर सकते हैं, यानी कि cot को अगर आप tan में कन्वर्ट करते तो आप लिख सकते थे 1 + tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 + cot स्क्वायर थीटा, तो 1 + cot tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 + cot स्क्वायर थीटा की जगह 1/tan स्क्वायर थीटा। अब इसको हर को हल करेंगे तो ये जाएगा 1 tan स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे tan स्क्वायर थीटा + 1, और पूरे के भाग में आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा। तो हम लिखते हैं इसको 1 + tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 + tan स्क्वायर थीटा अपॉन tan स्क्वायर थीटा। तो ये tan स्क्वायर थीटा ऊपर आ जाएगा और 1 अपॉन ये वाली टर्म कट जाएंगी,
तो आप लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1, और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा से 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा कर दिया तो आपके पास फाइनल उत्तर बचा टेन स्क्वायर थीटा। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का चैप्टर और आशा है पाठ से आपको अपनी परीक्षा में प्रश्नों को हल करने में मदद मिलेगी। तो देखते रहिए, कल मैं लेकर के आऊंगा एक और नया वीडियो। तब तक आप इस वीडियो को और पुराने और इससे रिलेटेड पुराने वीडियो को देखते रहें और चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। पढ़ते रहिए। गुड लक, ऑल द बेस्ट।